तीसरा जो विशेषता थी या सॉरी तीसरा जो उदय का कारण था वो था विश्व की घटनाओं का प्रभाव। 1896 ईस्वी में एबिसिनिया ने इटली को तथा 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया, जिससे यूरोपीय जातीय को बढ़ता जो उनके प्रति मिथिक था वो टूटने लगा। साथ ही स्वदेश के लिए जो त्याग और बलिदान की भावनाएं थी वो उभरने लगी। जब भारत ने देखा कि छोटा सा देश अबिसिनिया इटली को हरा सकता है, जापान रूस को हरा सकता है, तो फिर हम अंग्रेजी साम्राज्य को अपने यहाँ से क्यों नहीं उखाड़ सकते। और यूरोपीय जाति को जो श्रेष्ठ समझा जाता था वो मिथिक धीरे धीरे टूटने लगा। स्वदेश के लिए जो बलिदान की भावनाएं थी, त्याग की भावना थी, वो ज़्यादा और उग्र होने लगी। इसी तरीके से चीन, टर्की, आयरलैंड में भी संघर्ष चल रहे थे। तो भारतीयों की जनमानस पे ये बात समझ आ गई भारतीय जनमानस को कि हम भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद को अपने यहाँ से उखाड़ सकते हैं। चौथी जो कारण था उग्रवाद या चरमपंथी के उदय होने का, वो था भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के प्रति बढ़ता विश्वास। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष आदि धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण ने भारतीयों में एक नवीन चेतना का और आत्मविश्वास को जन्म दिया। यानी जब विवेकानंद, दयानंद सरस्वती के विचार सामने आए तो भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता लोगों को समझ में आने लगी। अंग्रेजों का अनुगमन करने की जो उनकी प्रवृत्ति थी उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ समझने के स्थान पर अब वो लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति उनका विश्वास बढ़ा। तो एक ये भी कारण रहा जो कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय का था, क्योंकि जब व्यक्ति अपने देश के बारे में जानता है, उससे प्रेम करने लगता है, तो वो उसके प्रति कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। पांचवा है राष्ट्रीय साहित्य। देखिए, राष्ट्रीय साहित्य ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ी और बहुत ही महती भूमिका अदा की है। बंगाल की प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय साहित्य को पोषित करने में रही है, क्योंकि बंगला साहित्य शुरू से ही बहुत ज़्यादा समृद्ध रहा है और राष्ट्रीय भावनाएं जो है वो उसके साहित्य में राष्ट्रीय भावनाओं को उद्वेलित करने की क्षमता रही है। बंगला साहित्य देश प्रेम के ओतप्रोत का साहित्य रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य के माध्यम से ही स्वदेशी उद्योगों, राष्ट्रीय शिक्षा आदि के बारे में बताया और इन्हीं के माध्यम से स्वावलंबन का आह्वान किया। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ ने तो राष्ट्रीय भावना का जीता जागता दस्तावेज ही बना दिया। और वंदे मातरम ने हर हिंदुस्तानी के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना को जगा दिया। तो राष्ट्रीय साहित्य जो है उसने भी भारतीय जनमानस को अपने देश के प्रति उद्वेलित किया। राष्ट्रवाद जो है वो उनमें राष्ट्रवाद की भावनाओं को और अधिक तीव्र किया। छठा है, कई प्राकृतिक विपदाएं आईं जिनकी वजह से अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति हमारा रोष जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारतीयों के लिए भयंकर महामारी और अकाल की यातना का समय था। और ऐसे अकाल और महामारी के समय अंग्रेजी शासन ने कोई सहयोग नहीं दिया, तो उनके प्रति आक्रोश उत्पन्न होना वाजिब था। 1896-97 में भीषण अकाल, किंतु सरकारी सहायता अपर्याप्त। 1896-97 में पूना में प्लेग फैला। इस बीमारी को रोकने हेतु जो कदम उठाए गए वो बहुत ही अमानवीय और कठोर थे।
यह असंतोष इतना तीव्र था कि प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके साथी आयरस्ट की दामोदर हरी चापेकर ने गोली मारकर हत्या कर दी। क्योंकि प्लेग जब फैला तो परिवार के परिवारों को बिना किसी चिकित्सीय सहायता के उनके घरों को ही जलवा दिया गया। तो चापेकर, दामोदर चापेकर है जो थे, उन्होंने इससे इतने असंतुष्ट हुए अंग्रेजी क्रियाकलापों से, अंग्रेजी साम्राज्य के क्रियाकलापों से, कि जो प्लेग के लिए कमिश्नर नियुक्त किया था रैंड, और उसका जो साथी था आयरस्ट, उसकी गोली मार के हत्या कर दी। सरकार ने दमनकारी और साम्राज्यवादी जो नीतियां अपनाई थी उस पर तिलक ने अनेकों लेख लिखे, भाषण दिए, और उन लेखों की वजह से तिलक पर मुकदमा चलाया गया। एक और भारत अकाल, महामारी आदि से जूझ रहा था, तो दूसरी ओर महारानी विक्टोरिया का दिल्ली दरबार, यानी कि जब महारानी विक्टोरिया दिल्ली आई तो उनके लिए एक दरबार का आयोजन किया गया, और इस दरबार के आयोजन हेतु अंधाधुंध पैसा भवाया जा रहा था। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति उनकी गैर संवेदनहीनता के प्रति तीव्र आक्रोश पैदा हुआ। एक तरफ मरते हुए लोगों को सहायता नहीं मिली, और दूसरी तरफ वो पैसा अंग्रेजी साम्राज्य की साम्राज्ञी के आगमन पर उनके स्वागत के लिए भवाया जा रहा था व्यर्थ। सातवां जो कारण था वो था आर्थिक असंतोष। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारत हितों के विरुद्ध थी। शिक्षा के कारण भारतीय शिक्षितों की संख्या में तो वृद्धि हो रही थी, किंतु उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें कार्य उपलब्ध नहीं हो रहा था। सिविल सेवा में भारतीयों की प्रवेश पद्धति अत्यंत कठिन और भेदभावपूर्ण थी। शिक्षित युवकों में जो असंतोष था वो भारतीय उद्योग धंधों को नियोजित ढंग से नुकसान पहुंचा रहा था। क्योंकि भारतीय उद्योग धंधे पनप नहीं रहे थे और शिक्षितों को नौकरी नहीं मिल रही थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता का प्रत्येक वर्ग आर्थिक असंतोष से गुजर रहा था। अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता की जो भावना थी वो भी एक बड़ा कारण रही उग्रवाद को या चरमपंथियों की भावनाओं को जागृत करने में। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार जो है वो न केवल संवेदनहीन था बल्कि अमानवीय और अपमानजनक भी था। भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करने पर अंग्रेजी सैनिकों को और अंग्रेजी अधिकारियों को कोई दंड नहीं दिया जाता था। भारतीयों के लिए उनके द्वारा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि भिखमंगे, नीची जाति, काले, जंगली आदि। लॉर्ड कर्जन जो है वो सत्य का उच्चतम आदर्श, दरअसल कर काफ़ी हद तक पश्चिम की उनकी अवधारणा थी। इन सब टिप्पणियों और अंग्रेजों के अहंकार युक्त जातीय श्रेष्ठतापूर्ण व्यवहार ने भारतीयों के मन में विद्रोह की भावना भर दी और प्रतिशोध की ज्वाला जला दी। नवा कारण है लॉर्ड कर्जन का क्रूर शासन। लॉर्ड कर्जन का शासन साम्राज्यवादी तथा जातीय श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण था। भारतीयों के प्रति दमनात्मक और अमानवीय था, संवेदनहीन और निरंकुश था, जिसने अंग्रेजी शासन की इमारत को हिला दिया। नगर में स्वशासन को समाप्त करने और उस पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने के उद्देश्य से कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम 1899 में पारित किया गया, जिसमें उन्होंने भारतीयों की संख्या को घटा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1909 के द्वारा विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर सीधा प्रहार किया गया। लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत भारत के आसपास के देशों को भारत में मिलाने के लिए सैनिक कार्रवाई की।
तथा इसमें आवश्यक धन के लिए भारतीय जनता पर ही कर लगाए गए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 जैसा कार्य भी कर डाला। प्रशासनिक सुविधा का हवाला देकर बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के हिंदू मुसलमानों की एकता को भंग कराकर उनमें फूट डालना था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों के स्वाभिमान को बार बार आहत किया, जैसे भारत में राष्ट्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, भारतीयों को प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालना नहीं चाहिए क्योंकि भारतीयों को प्रशासन संभालना ही नहीं आता, भारतीयों में सत्य के प्रति कोई आस्था नहीं है। ऐसे विचार कर्जन के थे जो कि भारतीयों के प्रति यदा कदा वो जाहिर करते रहते थे। इन सब बातों ने कर्जन के प्रति, न केवल कर्जन के प्रति बल्कि अंग्रेजी शासन के प्रति भी भारतीय जनमानस में विद्रोह की भावना को पैदा किया। 10वां कारण है नेतृत्व के दृष्टिकोण में परिवर्तन। कांग्रेस के नेतृत्व के एक वर्ग के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा था। अब नेता स्वदेशी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी सभ्यता को महत्व देने लगे थे। लाला हरकिशन लाल ने स्वदेशी उद्यमों के लिए काम किया। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर तकनीकी और औद्योगिक स्वावलंबन की शिक्षा की हिमायत की। तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव के माध्यम से लोगों में धार्मिक चेतना जागृत की। विपिन चंद्र पाल ने काली पूजा जैसे धार्मिक आयोजनों का आयोजन करके राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया। कांग्रेस के वैचारिक मतभेद सतह पर आने लगे और 1905 के बनारस अधिवेशन में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के प्रश्न पर मतभेद और उग्र हो गए। अंततः 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो भाग हो गए और एक उग्र दल बन गया और एक नरम दल बन गया। उग्रवादी विचारधारा की जो पद्धतियाँ थीं या जो तकनीक थी वो थी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ बताना, उसका प्रचार प्रसार करना, मध्यम वर्ग का नेतृत्व करना, क्योंकि मध्यम वर्ग बहुसंख्यक वर्ग था। ब्रिटिश शासन का विरोध करना और उनके साथ असहयोग करना, ब्रिटिश न्याय और चारित्रिक उच्चता में विश्वास नहीं रखना, स्वाभिमान तथा अधिकार को महत्व देना, संवैधानिक साधन की अपेक्षा उग्र पद्धति का प्रयोग करना। इसीलिए उन्होंने अपने कार्यक्रम में बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे तरीके अपनाए। धन्यवाद। इसके साथ ही ये आज का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है।